अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद कहते हैं आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस, जिसमें हम बात करते हैं रिश्तों को बेहतरीन तरीके से उस्तवार करने के ऊपर, जिससे ना सिर्फ ये कि आप ख़ुद फ़ायदा उठाएं बल्कि आपके ताल्लुक़ में जितने रिश्ते हैं वो सब के सब आपके साथ ताल्लुक़ से भरपूर फ़ायदा उठाएं। और आज का प्रोग्राम जो हमने हमारे पिछले प्रोग्राम से की ही एक कड़ी है, जिसमें हमने बात की थी स्पाउसर रिलेशनशिप की, मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुकात की, कि किस तरह होता है कि जब नई नई शादी होती है तो दोनों जो पार्ट्स हैं वो इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वक्त के साथ साथ इस रिश्ते में से प्यार और मोहब्बत और एहसास जो है वो कम से कम होता जाता है और आपस के झगड़े और एक दूसरे पर तनकीद जो है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। ऐसा क्या किया जाए, इस पे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी और आज भी हम इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। और मेरे साथ गुफ्तगू में शरीक हैं जाफ़र अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर का तारुफ अगर मैं आप लोगों के सामने पेश करूँ तो सर NLP में ख़ास महारत रखते हैं और विलिंग वेज में एडिक्शन के पेशेंट्स के साथ ही नहीं बल्कि अदर मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ भी बहुत ही बेहतरीन थेरेपी जो है वो देते हैं। सर मैं आपसे आज ये पूछना चाहूँगी कि ये जो आप शादी के रिलेशनशिप के ऊपर इतने अच्छे तरीके से लोगों के साथ एड्रेस करते हैं, तो आपको कोई कॉम्प्लेक्स फील नहीं होता कि आपकी तो शादी नहीं हुई? मुझे इससे हमेशा अच्छा फील होता है कि जो अभी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जो टास्क कर रहे हैं, ट्रेनिंग के हवाले से, थेरेपी के हवाले से, जब मैरिटल काउंसलिंग की हम बात करते हैं तो इसमें मैंने ये चीज़ फील किया कि शादी से पहले हर किसी को सीखनी चाहिए और इट इज़ ब्लेस्ड फॉर मी कि इन सारी चीज़ों से मैं इंट्रोड्यूस हुआ और सिर्फ सीखने की हद तक नहीं, फिर ये मौका मिला कि मैं सिखाने की हद तक भी जाऊं और ये एक बुनियादी स्किल है। देखिए अब दुनिया में जहां हम स्पाउसर रिलेशन की बात करते हैं, एक ऐसा रिश्ता जहाँ मियाँ बीवी अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा क्राइम मर्डर हो रहे हैं वो भी इसी एक रिश्ते को लेके हो रहे हैं। बिल्कुल, स्पाउसर क्राइम्स का रेट जो है वो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये क्राइम रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि बीवियों की जान को ख़तरा जो है वो शौहरों से है और शौहरों की जान को ख़तरा जो है वो बीवियों से है। और ये वक्त की ज़रूरत भी है कि आप इस किस्म के स्किल्स सीखें कि फिर आपकी जान जो है वो महफूज हाथों में रहे। जब हम कोई भी काम करने की तरफ जाते हैं तो आजकल बड़ा एक ट्रेंड बना हुआ है, हम शॉर्ट, ज़्यादा लंबा नहीं, शॉर्ट कोर्स कर लेते हैं, कोई 3 मंथ 6 मंथ कोई डिप्लोमा ले लेते हैं। वो काम हमें करना आना चाहिए। हम डिप्लोमा पे, हम ट्रेनिंग पे बहुत यकीन रखते हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये चीज़ें शेयर भी करना पड़ती हैं कि जब हम स्पाउसर रिलेशन की तरफ जाते हैं, जब हम मैरिज की तरफ जाते हैं, जब हम ऐसे रिश्ते निभाने की तरफ जाते हैं, तो फिर हम ऐसी ट्रेनिंग्स को इग्नोर कर देते हैं। हम सारी ज़िंदगी स्ट्रगल में ही गुजार देते हैं। हम अपने रिश्ते को बनाने की अपनी की जैसी ही कोशिश करते रहते हैं और जो कुछ हमारे पहले पेरेंट्स हैं हम या अपनी सोसाइटी से सीखते हैं, हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ट्रेनिंग्स भी मॉडिफाई होती रहती हैं, जैसे मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स अपडेट होते रहते हैं, वो ये बताते हैं कि फ्लाइन इफेक्ट आ गया, मतलब पहले वाले जो सॉफ्टवेयर्स हैं या पहले वाले टेस्ट हैं वो कारगर नहीं रहे, वो पुराने हो गए हैं, तो नई ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट है। नए ज़माने के साथ नई स्किल्स की रिक्वायरमेंट है, नई ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट है अपने रिश्तों को चलाने के लिए, खासकर ऐसे रिश्ते को जिसमें ज़िंदगी में आपने सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक रहना है। मतलब आपको मैरिटल काउंसलिंग, आप इसी तरह से जैसे यूनिवर्सिटी से डिग्री लेना, जैसे और हमारी स्किल्स ज़रूरी हैं, जितना ज़रूरी मैं यहाँ पे मैसेज शेयर करना चाहूँगा कि हम अपनी शादी पे फंक्शन को अरेंज करना और जहेज को, इन सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, बिल्कुल उनसे ज़्यादा ज़रूरी मैरिटल काउंसलिंग है और वो महारतें हैं जिससे वो रिश्ता चलाया जा सकता है, क्योंकि जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब कुछ उन स्किल्स की बुनियाद पे ही चलेगा आगे, अगर किसी सक्सेसफुल है। बल्कि मैं ये बात भी नोटिस कर रही थी कि पिछली कुछ डिकेड्स में अगर हम 10-20 साल पीछे की शादियों को अगर देखें तो वो काफ़ी सिंपल वे में होती थी, मगर आजकल शादियां जो है वो बड़ी लैविश अरेंज होती हैं। हर दुल्हन जो है वो बनने के लिए अपने ये जो ड्रेसेस हैं उसको किसी डिज़ाइनर से ही डिज़ाइन कराती है, उसके साथ ज्वेलरी जो है वो भी कोई डिज़ाइनर ही डिज़ाइन कर रहा होता है। इसी तरह मेकअप आर्टिस्ट या फिर फोटोग्राफर्स को भी हायर किया जाता है। यहाँ पर मैं बड़ी अहम चीज़ के ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी कि ये तो वो सारे अरेंजमेंट हैं जो आपको शादी के एक फंक्शन की हद तक जो है
वो आपको इफ़ेक्टिव बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो कम्युनिकेशन स्टाइल सीखें कि आप किस तरह एक नई ज़िंदगी में कदम रखने जा रही हैं, कुछ नए रिश्तों को अडॉप्ट करने जा रही हैं, जहाँ पर आपको उन रिश्तों के साथ बातचीत करना या उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना जो है उसकी ट्रेनिंग लेना ज़रूरी होती है, बजाय इसके कि आप वक्ती तौर पर या सतही तौर पर कुछ चीज़ों को डील करने के बारे में संजीदगी से सोचें। आज का प्रोग्राम मैं सर बाकायदा सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो शुरू करती हूँ। पहली बात जो मैं जानना चाहती हूँ या मैं इस प्रोग्राम के रेफरेंस में नाजरीन तक भी पहुँचाना चाहती हूँ कि ऐसा क्या फ़र्क होता है, हम जब शादी की बात करते हैं तो शादी एक मर्द और एक औरत के दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को अक्सर लोग कहते हैं कि ये एक बराबरी का रिश्ता है, मियाँ बीवी दोनों एक गाड़ी के दो पहियों के मुतरादिफ होते हैं, इन दोनों में इक्वालिटी होती है। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि साइंस इस रेफरेंस से क्या कहती है कि क्या ये वाकई कोई इक्वालिटी का रिश्ता है, क्या ये दोनों एक जैसी नौ है, एक ही मखलूक है, या इन लोगों में कोई बायोलॉजिकल, कोई साइकोलॉजिकल या कुछ ट्रेट्स का डिफरेंस देखा गया है? साइंस इस बारे में क्या कहती है? जहाँ तक हम इक्वेलिटी की बात करते हैं तो साइंस इसको बहुत प्रमोट करती है, हमारा रिलीजन भी बिल्कुल इसी तरह से प्रमोट करता है कि ये एक इक्वल चलने वाला रिलेशन है। लेकिन इस रिश्ते में रोल्स डिफाइन हुए हैं, हस्बैंड के करने वाले रोल्स और हैं, वाइफ के करने वाले और हैं, लेकिन वो रोल इस चीज़ को डिफाइन नहीं करते कि कौन कमतर या कौन ज़्यादा है। ये एक इक्वेलिटी का रिश्ता है, बिल्कुल इसी तरह से है कि एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं जिन्होंने बिल्कुल पैरेलल चलना होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे की तरफ जाना होता है। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस तो यकीनन होते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। लेकिन आज जो मैं समझ पाया आपके सवाल से जो हम बातचीत करते हैं वो ज़्यादा कम्युनिकेशन, रिलेशन और साइकोलॉजिकल कंपोनेंट की बात करते हैं। तो अगर बिल्कुल, और मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि क्या साइकी जो है वो मर्दों की कुछ और होती है, औरतों की कुछ और होती है, क्योंकि इसमें बिलाशुबा हमारा जो कल्चर है वो भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस चीज़ में कि अपब्रिंगिंग जो है वो मर्दों की कुछ और अंदाज में की जा रही होती है और औरतों की कुछ और अंदाज में की जा रही होती है, और फिर क्या कोई डिफरेंस क्रिएट भी हो जाता है? जी बिल्कुल, हमारी ट्रेनिंग बहुत इफेक्ट करती है। नेचर नर्चर दो चीज़ें ऐसी हमारी होती हैं कि एक तो हम जिस फितरत के कानून के तहत पैदा हुए हैं, मेल फीमेल पैदा हुए हैं, और जो हमारी पर्सनल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आ गई। उसके अलावा हमारी ट्रेनिंग जो हमारी नर्चर परवरिश की जाती है वो बहुत रोल प्ले करती है कि हमारी परवरिश किस तरह से हुई है। और जो यूजुअली हमारी टिपिकल सोसाइटी में होती है कि मेल का काम कुछ कमाना है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, जो कि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट भी हमें दिखाई देता है, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने की तरफ जा रहा है। मेल फीमेल इक्वल लेवल पे आने की तरफ आते दिखाई देते हैं हमें। जो बुनियादी डिफरेंसेस होते हैं दोनों की बॉडी में वो केमिकल लेवल पे होते हैं, जैसे इनमें एंड्रोजन, इनमें टेस्टोस्टेरोन, इनमें ऑक्सीटोसिन, ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं, जिसे कह लें मिकदार और जो वेरिएशन है दोनों नौ में, कि मर्दों में कुछ केमिकल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं और औरतों में कुछ केमिकल्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल, अब ये केमिकल मुख्तलिफ होने की वजह से ये एक दूसरे को इमोशनली तौर पे मुख्तलिफ करते हैं, थोड़ा सा एक दूसरे से हट के बनाते हैं। जो ज़्यादातर इनकी मोहब्बत को महसूस करना, इसका इजहार करना, सिचुएशन को देख के हैंडल करना, टैकल करना, बातचीत करना, ये चीज़ों में थोड़ा सा मुख्तलिफ बनाते हैं। लेकिन जब हम आज जेंडर डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं तो जेंडर डिफरेंसेस का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेल या फीमेल में से कोई कमतर या कोई ज़्यादा बेहतर है। दोनों का अपना अपना रोल है। आज हम बात करेंगे ज़्यादातर के जो उनका रोल है मुनासिब तरीके से उसको अंडरस्टैंड करने के हवाले से कि मेल और फीमेल में का रोल किस तरह से है। तो अब ये अगर हम ब्रेन लेवल पे देखें, कुछ न्यूरोलॉजिकल लेवल पे भी डिफरेंसेस हैं मेल और फीमेल ब्रेन में, जिसमें अगर हम मेल में देखें तो रिसर्चेस बताती हैं जो हमारे हेमिस्फेयर होते हैं उसमें लेटरल पोर्ट होता है, ये ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, और फ्रंटल लोब जो कि हमारी सोच विचार से मुतल्लिक एरियाज होते हैं वो थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव और फंक्शनिंग में जा रहे होते हैं। एमिगडाला थोड़ा सा फीमेल्स में ज़्यादा चल रहा होता है, इसलिए औरतें अपने इमोशंस को लेके एक्सप्रेस करने के लिहाज से ज़्यादा अच्छी और इफ़ेक्टिव होती हैं। मेल रीजनिंग और सोच विचार और लॉजिकल चीज़ों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं।
फीमेल थोड़ा सा टॉकेटिव होती हैं, बातचीत करने के हवाले से ज़्यादा इफेक्टिव। तो ये डिफरेंसेस होते हैं और ये डिफरेंसेस ही एक दूसरे को यूनिक बनाते हैं और अच्छे से कंपैटिबिलिटी बनाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसे कौन कौन से बुनियादी इख्तलाफात हैं जो दोनों पार्ट्स में पाए जाते हैं? अगर मैं चंद बुनियादी इख्तलाफात की बात करूं तो आप उनको ज़रा एनलिस्ट कर दें कि वो कौन से बुनियादी इख्तलाफात हैं। अच्छा, अगर हम बुनियादी इख्तलाफात देखते हैं तो जो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ 5 के करीब ऐसे हैं जो ज़्यादातर कॉमन हैं या बुक्स उनको सपोर्ट करती हैं, रिसर्चेस बार बार सपोर्ट करती हैं, और जो बाकी की रिमेनिंग लिस्ट है वो भी इन 5 से कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, आपस में मिले हुए हैं और इनसे मिलते जुलते ही हैं। उनमें जो सबसे पहला आता है वो ये है कि मेल हमेशा सोल्यूशन पे बात करते हैं और फीमेल्स हमेशा फीलिंग पे बात करती हैं। ये एक ऐसा डिफरेंस है जिसे बड़ी पेचीदगी के साथ समझने की ज़रूरत है। अब इसका मतलब ये नहीं कि औरतें हमेशा फीलिंग्स की बात करती हैं या मेल हमेशा सोल्यूशन की बात करते हैं। ये एक जनरल आइडिया जो ज़्यादातर लोग करते ये रिसर्च बेस्ड एविडेंस है जो कि अगर हम देखें तो नॉर्मली 40% पे लागू नहीं होता, 60% के ऊपर ये अप्लाई किया जा सकता है कि अमूमन औरतें ऐसी होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम औरतें जो है वो ऐसी हो। बिल्कुल। अब जब हम बात करते हैं किसी सिचुएशन की, किसी क्राइसिस की, तो मेल का थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होता है और फीमेल का डिफरेंट होता है। अब ये डिफरेंट स्टाइल की वजह से वो इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस को आपस में समझ नहीं पाते और इसलिए उनकी अच्छे तरीके से हम आहंगी नहीं बन पाती, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर कोई ऐसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन है तो उसमें मेल सबसे पहले सोच विचार करेंगे, कोई लॉजिकल किसी भी चीज़ का आंसर तलाश करेंगे, उसे ट्राई करेंगे, वो मदद लेने की तरफ नहीं जाएंगे, वो अपनी ओन पे चीज़ों को हल करने की कोशिश करेंगे, वो 2-3 बार ट्राई करेंगे, फिर अगर वो चीज़ें हल नहीं होती तो फिर वो मदद लेते नज़र आते हैं, वो किसी से बात करते हैं। इसमें आप कह लें कि थोड़ा इगोइस्टिक होना लेमन टर्म है, या अपनी अना में रहना, या मैस्कुलर होना, या जैसे अगर मर्द हैं तो वो मसाइल को हल करते हैं, तो ये चीज़ें उनमें नज़र आती हैं। तो फीमेल इनके अपोजिट टोटल होती हैं, जिसकी वजह से दोनों में अंडरस्टैंडिंग लेवल पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो फीमेल्स पहले उनके बारे में बातचीत करना शुरू कर देती हैं, वो उनके बारे में बातचीत करती हैं, फिर वो बार बार बातचीत करती हैं और फिर एंड पे जाके वो कहीं उनको हल करने की तरफ या ट्राई करने की तरफ आती हैं। अब जब कोई एक प्रॉब्लम आती है तो मेल फौरन से सोल्यूशन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और फीमेल बात करने की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे दोनों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये उन दोनों के जेंडर के लिहाज से डिफरेंसेस हैं, इनमें कोई पर्सनल डिफरेंसेस नहीं है, इनमें कोई IQ का मसला नहीं है, इनमें कोई और ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं है जिसकी वजह से इख्तलाफात बढ़ाए जाएं। ये आपस में एक समझने वाली एक कॉमन सी बात है। ऐसी सिचुएशन में मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ये बनती है कि वो फीमेल्स को सुने, उन्हें वैलिडेट करें। और होता इसके थोड़ा सा अपोजिट है कि जैसे कोई ऐसा मसला पैदा होता है तो मेल ज़्यादातर फ़ौरन से सोल्यूशन देने की तरफ आ जाते हैं। अगर फीमेल कोई सोल्यूशन देती हैं तो बार बार कोई प्रॉब्लम बताती हैं तो मेल बार बार सोल्यूशन की बात करेंगे, बार बार लॉजिकल एविडेंस देना शुरू कर देंगे, और फिर वो देखेंगे कि फिर भी ख़वातीन थोड़ी सी दुखी बात कर रही हैं और मसले के मतलब बार बार बात कर रही हैं, फिर वो रंजीदा हो जाएंगे, फिर वो सोचते हैं कि अच्छे इस औरत को मैं बार बार मसाइल का हल बताता हूँ, तो ये उसकी तरफ बात करने की तरफ नहीं आती। और औरत ये बात करना शुरू कर देगी कि मैं बार बार बात कहना चाहती हूँ, और वो आगे से सुनने की बजाय कोई हल निकल आता है, ये हल मुझे बताना शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में फीमेल्स को हल की ज़रूरत नहीं होती, फीमेल को सिर्फ सुनने वाले कोई मजबूत कानों की ज़रूरत होती है कि कोई पर्सन हमारी बातचीत को सिर्फ सुन ले। और जो मेल है, हस्बैंड है, उनका रोल ऐसी सिचुएशन में बेहतर ये बनता है कि वो इस सिचुएशन में सिर्फ साइलेंटली सुने, वो डिटेल में बातों को सुने, वो बार बार सुने। जब वो सारी बात कर लें उसके बाद फिर सोल्यूशन की तरफ जाएं, डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ना जाएं कि अगर मैं सोल्यूशन बताता हूँ तो उसका हल नहीं हो रहा है, उसकी तरफ सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा। औरतों को असल में ऐसी सूरत हाल में हल की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ किसी सुनने वाले साथी की ज़रूरत होती है, और इसी वजह से ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पैदा होती है। बेहतरी से इसी तरह से किया जा सकता है कि मेल थोड़ा सा सुनने की तरफ आ जाएं, और अगर फीमेल भी बार बार अपनी प्रॉब्लम बताती हैं और आगे से कोई सोल्यूशन मिलता है तो उन्हें भी अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वो मेल थोड़े से नेचुरली लॉजिकल होते हैं, वो सोल्यूशन बताने की तरफ आएंगे। वक्ती तौर पे अगर उनको सोल्यूशन नहीं भी अच्छा लग रहा तो वो हूँ करके वैलिडेट करके एक बार सुन लें उस चीज़ को और फिर वो अपनी बात कंटिन्यू रखें। अच्छा, दोनों में कंपैटिबिलिटी। यहाँ पर मेन मकसद हमारे इस प्रोग्राम में हम वैलिडेशन के ऊपर बात करते हैं, और अमूमन मैंने देखा है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में
कम्युनिकेशन में वैलिडेशन की बहुत कमी होती है। जैसे कि अमूमन कुछ इस किस्म के लतीफ़े भी मशहूर हैं, जैसे कि मैं पिछले दिनों एक लतीफ़ा पढ़ रही थी कि दो ख़वातीन आपस में बात कर रही थी और एक ने दूसरी से कहा कि मैं तो अपने दिल की हर बात जो है वो अपने शौहर से करती हूँ और मैं अपने यानी अपनी ऐसी बातें भी उनके साथ शेयर कर देती हूँ जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए। तो कहती हैं आपको इसका कोई नुकसान नहीं होता? तो उन खातून ने जवाब दिया नहीं, मुझे ऐसी तमाम शेयरिंग का कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरी बात सुनते ही नहीं है। सो वैलिडेशन की कमी जो है वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा देखी गई है। और ऐसा भी होता है कि ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस रिश्ते में इसीलिए यानी उनको अच्छे तरीके से डील नहीं किया जा सकता कि हम सम टाइम इस रिश्ते को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने एक बात नोटिस की है कि हम उन लोगों के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आ रहे होते हैं जिनके साथ हमने कभी कभार की मुलाकात करनी हो। हालांकि मेरा ख्याल है उन लोगों के साथ अच्छे तरीके से मिलने का हमारी डायरेक्ट ज़िंदगी के ऊपर कोई इतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आता एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिन लोगों के साथ आपने हर वक्त रहना है या जिनके साथ मोस्ट ऑफ द टाइम आपने गुजारना है। अगर ऐसे लोगों के साथ अच्छे तरीके से बातचीत की जाए, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती हैं। और मियाँ बीवी का रिश्ता उन रिश्तों में से एक है जिस रिश्ते की खूबसूरती जो है आपको जन्नत में ले जाती है। यानी जन्नत में ले जाती है इससे मुराद ये नहीं है कि आप पे कोई जन्नत वाजिब हो जाएगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी को इतना शानदार बनाती है कि आप एक ऐसी पीसफुल कंडीशन में अपने आप को महसूस करना शुरू हो जाते हैं जिसमें कि आपको जन्नत होने का एहसास होता है। नहीं तो फिर अदर पार्ट जो है वो तो है ही है। बिल्कुल, वैलिडेशन एक बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में। इस मसले का बेसिक हल भी यही है कि अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की फीलिंग्स को, एहसासात को, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करते हुए वैलिडेट कर दें तो बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। जो दूसरा बड़ा फ़र्क हमें देखने में नज़र आता है वो ये है कि जब कोई भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है तो उसमें फीमेल थोड़ा सा बोलने की तरफ आती हैं, बातचीत करने की तरफ आती हैं और मेल थोड़ा सा आइसोलेट होने की तरफ आते हैं। यानी कि वो अलग रूम में बैठ जाएंगे, वो अकेले बैठना पसंद करेंगे, वो टेलीविज़न देखना पसंद करेंगे, वो चाय अकेले बैठ के पीना पसंद करेंगे। फीमेल बातचीत ज़्यादा करती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में डिफ़िकल्टी उस वक्त आती है कि जब मेल यानी कि हस्बैंड स्ट्रेस की सिचुएशन में और वो अकेले बैठ के कुछ सोचने चाह रहे हैं और वाइफ अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अखलाकी फ़र्ज समझ लेती हैं कि इनके मूड को बेहतर करना मेरी जिम्मेदारी है। फिर वो बार बार बात करेंगी और उससे मेल ज़्यादा सफोकेटेड फील करती हैं क्योंकि वो चाह रहे हैं कि अपना कोई ज़ाती टाइम, अलग से टाइम, लेकिन वाइफ अपनी मासूमियत में उनकी मदद करने की इवज़ से बार बार उनसे बात कर रही हैं। आगे से रिस्पॉन्स ये आ रहा है कि वो चिड़चिड़े हो रहे हैं। इससे मिसअंडरस्टैंडिंग ये डेवलप होना शुरू हो जाती है कि शायद अब वो प्यार नहीं रहा, मेरी बात अच्छी नहीं लग रही, कैसा जालिम सा हस्बैंड है, बार बार मैं बात करती हूँ, अच्छे तरीके से सुनता भी नहीं है, मैं इसी के मसले के बारे में बात कर रही हूँ तो सुन नहीं रहा। फिर वो आगे से ब्लेम करना शुरू कर देंगी कि जहन्नुम में जाओ, मैं आपकी इतनी मदद कर रही हूँ, आप सुन ही रहे हैं, आपकी फीलिंग्स ही ऐसी हैं। फिर वो दूसरे लोगों से कहती भी नजर आएंगी। सेम एज विद हस्बैंड कि जब वाइफ ज़्यादा स्ट्रेस में होती हैं वो बार बार बातचीत करती हैं और फिर मेल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि शायद वो बार बार लॉजिकल आंसर करेंगे, बार बार सोल्यूशन बताएंगे। जब वो बार बार सोल्यूशन बताते हैं और वो रिसीव नहीं कर रही तो मेल भी ये अंडरस्टैंड कर सोचना शुरू कर देते हैं। ये थॉट्स आते हैं कि कैसी औरत है, सिर्फ बोले जा रही है, समझती नहीं है, मसाइल को नहीं समझती, शिकायत करती रहती है, हमेशा बोलती रहती है। मैंने देखा जाफर साहब, बाजू का शिकायतें बड़ी साइंसी अंदाज में भी होती हैं। जैसे मैं एक यहाँ पर अपने नाजरीन को एक बड़ी मज़ेदार सी एक पोस्ट शेयर बताना पसंद करूँगी जिसमें एक बीवी जो है वो बड़ी ही नाराज़ उदास सी बैठी होती हैं। तो शौहर जो है वो उनसे कहते हैं कि आपका मुझे कुछ आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप क्यों नहीं किसी डॉक्टर को दिखाती। तो खातून ने बहुत ही उदासी और मायूसी से कहा कि मैं पहले ही डॉक्टर को दिखा चुकी हूँ। तो शौहर ने काफ़ी मुश्ताक से पूछा कि भाई डॉक्टर ने फिर आपको क्या बताया। तो बेगम ने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि आपके खून में शॉपिंग की कमी हो गई है। तो इस किस्म का साइंसी तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है समटाइम अपनी बात को कन्वे करने के लिए। क्या ख्याल है?
हाँ, ये एक तरीका जरूर हो सकता है, खून में शॉपिंग की कमी हो जाती है, लेकिन मेरे ख्याल में जो ज्यादा है वो मोहब्बत की कमी हो जाती है। ये मोहब्बत की कमी जाफर साहब, अगर आप एक फीमेल से पूछें, अगर मुझसे पूछें, तो मोहब्बत की कमी से ज्यादा जो बीमार कर देने वाली चीज है वो शॉपिंग की कमी है। चलें, ये एग्री, मैं वैलिडेट करता हूँ आपकी बात को। ये फीमेल यकीनन ऐसा सोच सकती हैं, ये उनका राइट बनता है। और ये ये शौहरों के लिए एक टिप भी है कि अगर वो अपनी बीवियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहते हैं और उनको वैलिडेट करना चाहते हैं तो उनके खून में शॉपिंग की कमी कभी ना होने दें। हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। जो सेकंड वाला हमारा पॉइंट है, उसका सोल्यूशन ये कि अगर ऐसी सूरत हाल में मेल बहुत स्ट्रेस नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं, तो वाइफ की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उन्हें थोड़ा सा रिलैक्स करने दें, उन्हें थोड़ा सा अपना टाइम दें, कोई चीज़ उन्हें चाहिए तो उन्हें प्रोवाइड कर दें, वो अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करें, अपने आप को भी थोड़ा सा कंपोज करें, तो बहुत जल्द वो अपने उस मसले से निकल के, उन्हें भी एक साथी की ज़रूरत होती है, वो फ़ौरन से वापस लौट आएंगे, वो ईजी फील करेंगे। और अगर फीमेल इस तरह से करती हैं तो फिर मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो थोड़ी हिम्मत करके सुनते ज़रूर रहें, वैलिडेट ज़रूर करते रहें। अच्छा, यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप जब सोल्यूशन ओरिएंटेड हुए हैं, सोल्यूशन पे आप बात कर रहे हैं, तो फिर आप किसी स्पेसिफिक क्राइसिस के ऊपर बताएं। जैसे अगर शौहर को कोई किसी नाकामी का सामना है या उसे कोई हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, ऐसे में बीवी ना तो उसके हेल्थ के इश्यूज को बेहतर बना सकती है क्योंकि वो कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं है, महज एक बीवी के रोल में है, या उनको कोई बिजनेस में क्राइसिस आए हुए हैं जिसमें कि बीवी हेल्प आउट नहीं कर सकती। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो स्पाउसल रिलेशनशिप में किया जा सकता है, वो क्या किया जा सकता है? इसमें मदद देने के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जब हम जेंडर डिफरेंसेस की आज बात करें इमोशनल लेवल पे, तो जब आप देखते हैं कि आपका स्पाउस किसी ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में है, आप उनसे बातचीत करना चाह रहे हैं, आप उनसे बात करते हैं लेकिन आगे से रिस्पॉन्स नहीं आता, आगे से ये रिस्पॉन्स आता है कि अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा सा अपना टाइम चाहिए या मैं अपना टाइम लेना चाहता हूँ या मैं सोल्यूशन की तरफ जाना चाहता हूँ, तो फिर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हेल्प प्रोवाइड करने की तरफ जाएं। आप उनसे बात करें कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप थोड़े से परेशान हैं, मैं समझ सकती हूँ कि परेशानी की कैफियत में आप अलग रहना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा हट के रहना चाह रहे हैं, टेक योर टाइम, आप इस चीज़ के बारे में सोचें, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे साथ कुछ अपनी डिफ़िकल्टीज शेयर करें और हो सकता है कि मैं उसके बारे में कुछ ना कुछ आपकी मदद कर पाऊँ बेहतर तरीके से। और बेहतर तरीके से मदद करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि वो फ़ौरन से चीज़ों को फिक्स कर देंगी। हो सकता है वो ग्राउंड लेवल पे कुछ चीज़ों को बेहतर करना शुरू कर दें, जैसे उनके आराम को यकीनी बना दें, जैसे उनके लिए कुछ छोटे मोटे जो कंप्यूटर रिलेटेड या वैसे ऑफिस के काम है वो कर दें। हो सकता है वो उनको ज़हनी तौर पे थोड़ी आसूदगी मुहैया कर दें। ये भी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है वक्ती तौर पे। हो सकता है वो बार बार उनकी डिफ़िकल्टीज़ को वैलिडेट करके उन्हें मोटिवेट करें, वो उन्हें बार बार ये मैसेज दे यू कैन डू इट, आप बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और आप काम को जारी रखें, आप कर सकते हैं। तो अगर वो कोई ख़ास स्पेसिफिक तरीके से हेल्प कर सकती हैं तो वो हेल्प भी करें, जैसे वो उनको मेडिकल डॉक्टर के पास लेके जाती हैं, कुछ टेस्ट रिकमेंड करती हैं, कुछ और रिकमेंड करवा सकती हैं, या मेडिसिन का उनका ख्याल रखना या उनकी वॉक का ख्याल रखना, उनको पुशर देते रहना, डू इट, ये वाली कैफियत भी उनके लिए हेल्प कर सकती है। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में ऐसी कैफियत में मदद हेल्प करें, बजाय इसके कि जब हम बीवी अपनी एंड से मदद, स्पाउस देखिए हमेशा मदद करने की गरज से ही आता है, वो मदद ही करना चाह रही है, लेकिन आगे से वो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को अकेला तन्हा रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे डिफिकल्टी आती है। अब हस्बैंड को भी ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि या तो वो इजीली एक्सप्रेस कर दें कि अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, अगर डिफ़िकल्टी नहीं आ रही तो फिर वो कंपैटिबिलिटी बेहतर करने की तरफ जाएं। इसी से मिलता जुलता हमारी तीसरा है जहाँ पे डिफ़िकल्टीज आती हैं, जो तीसरा एक बड़ा फ़र्क है वो ये है कि जब कोई ऐसी सूरत हाल आती है या हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेल्स को ये लगता है कि जितनी ज़्यादा उनकी फैमिली को उनकी ज़रूरत है उन्हें उतना ज़्यादा अच्छा फील होता है, यानी कि वो अपनी फैमिली के लिए क्या कर सकते हैं वो उन्हें उतना ज़्यादा अच्छा फील होता है। जितना वो ज़्यादा करते जाते हैं उतने ज़्यादा उन्हें अच्छा फील होता है। उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ उनसे कुछ ना कुछ उम्मीद लगाई रखे, कुछ ना कुछ आस लगाई रखे। दूसरे एंड पे वाइफ को या फीमेल को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो कोई मतलब मेल या हस्बैंड उनकी कितनी ज़्यादा केयर कर रहा है, कितनी ज़्यादा उनकी परवाह कर रहा है, कितना ज़्यादा बार बार उनकी सेहत के बारे में, उनके बारे में पूछ रहे हैं, उनको अप्रेज कर रहे हैं। आजकल थोड़ा सा सिस्टम इसके अपोजिट हो गया है।
जो कि काफ़ी हद तक बेहतर भी है। जैसे फीमेल इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई हैं, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाती हैं तो फिर वो मेल्स को ये चीज़ बावर नहीं करवाती कि उन्हें उनकी कोई ज़रूरत है। वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी से मुराद वो लाइफ में इंडिपेंडेंसी या आज़ादी की तरफ बात करती हैं। अब मेल भी ये मैसेज देना शुरू कर देते हैं कि अगर उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर मैं भी अपना ख्याल वो खुद से रख सकती हैं, मैं भी उनका ख्याल ना रखूँ। जब ये जो वर्किंग फीमेल्स हैं इनके साथ ये ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती है। इवन तो अगर कोई वर्किंग है तो इंडिपेंडेंसी से मुराद रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंसी कभी भी नहीं होता। रिलेशनशिप में हमेशा एक कनेक्शन होता है, इंटरलिंक होता है आपस में, जहाँ पे दो लोग अपनी रिस्पेक्ट के लेवल पे इंडिपेंडेंट और आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक हैं, जो एक दूसरे की अहमियत को, कदर को जानते हुए आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसके सोल्यूशन में वाइफ बार बार उन्हें मैसेज दे सकती हैं कि मुझे आपकी इन मामलात में ये मदद चाहिए, यू कैन डू इट, आप सेल्फ, मुझे केयर चाहिए, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, आप मेरे लिए कुछ और ऐसा काम कर दें। तो मेल्स को काम करना अच्छा लगता है, उसमें ये फीलिंग आती है कि वाइफ की केयर कर रहे हैं, वाइफ का ख्याल रख रहे हैं। वाइफ कभी भी उन्हें ये फील ना करवाएं कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, जाएँ आप जो कमाते हैं, मुझे उससे गर्ज नहीं, मुझे अपनी लाइफ से गर्ज है आप। तो ये चीज़ ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट कर देती है। हम आहंगी की तरफ आए, अगर दोनों कमा रहे हैं तो वाइफ हमेशा केयर डिमांड करती रहे और हस्बैंड हमेशा नीड फील करता रहे, हस्बैंड हमेशा केयर प्रोवाइड करता रहे और वाइफ हमेशा नीड यानी मांगती रहे, ये उसका हक भी है अपने हस्बैंड के। इससे ये चीज़ें काफ़ी बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा मैकेनिकल वे में जैसे डील करने की ज़रूरत है, बल्कि ये रिश्ता ऐसा है जिसमें आप हमांगी के साथ अपनी ऐसी ज़रूरतों को पूरा करते चले जाएं, जिसमें समटाइम ऐसा भी होता है कि जैसे जाफ़र साहब ने बात की कि ख़वातीन जो हैं अब चूँकि ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो अपना रही हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमारी पिछली कुछ दहाइयों की ख़वातीन थीं जो कि सिर्फ अपने आप को लिमिटाइज रखती थीं घर की चारदीवारी तक। तो अब अगर ऐसा हो भी रहा है, उसके बावजूद जो इमोशनैलिटी है उसमें चेंज हरगिज़ नहीं आया। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो ख़वातीन घर से बाहर काम करती हैं उनको अपने शौहरों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मुझे तो ऐसे लगता है बीइंग अ वर्किंग वुमन, मुझे ऐसे लगता है कि एक वर्किंग वुमन को जितनी अपने शौहर की सपोर्ट की ज़रूरत होती है शायद घर की चारदीवारी में बैठी औरत को इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जिसका जितना बड़ा स्पैन होता है उसकी उतनी बड़ी ज़रूरत भी होती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो ख़वातीन आज़ाद हैं, इंडिपेंडेंट हैं फाइनेंशियली एतबार से, उन्हें इमोशनली भी कोई आज़ादी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि यहाँ ज़रूरत इस बात की कि अपनी ज़रूरतों को समझकर उनको, सबसे पहला काम है कि अपनी ज़रूरतों को और अपने जज्बात को आइडेंटिफाइड खुद करें, उसके बाद आप दूसरों को असर्टिव वे में कम्युनिकेट करें कि आपकी ज़रूरतें उनको लेकर क्या क्या हैं। बिल्कुल, ज़रूरतों का एहसास दिलाते रहना और हस्बैंड का केयर करते रहना, ये इसका सलूशन है। अच्छा, जो फोर्थ डिफ़िकल्टी आती है वो ये है कि समटाइम मेल थोड़ा सा पीछे हटना शुरू कर देते हैं। पीछे हटने से मुराद ये है कि जब वो स्ट्रेस की ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो वो घर में थोड़ा सा लेट आना शुरू कर देते हैं, या अपने दोस्तों के साथ नज़र आएंगे, 1 या 2 दिन के लिए मूवी देखते हुए कहीं नज़र आएंगे, और वाइफ को ये तासुर आना शुरू हो जाएगा कि शायद अब उस तरह से प्यार नहीं रहा, अब उस तरह से केयर नहीं करते, एकदम से इनको क्या हो गया है, एकदम से पीछे हटना शुरू हो गए हैं। अच्छा, जो रिसर्चेस हैं या जो ज़्यादातर राइटर हैं वो इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं कि मेल हमेशा रबड़ बैंड की तरह होते हैं और फीमेल हमेशा वेव्स की तरह होती हैं। ऐसी सूरत मेल्स भी फेस कर सकते हैं जब घर में रहते हुए वो ये रिपोर्ट करते हैं कि पता नहीं क्यों मेरी बीवी का आजकल मूड एकदम से इतना क्यों ख़राब हो गया है। यानी कि फीमेल वेव्स की तरह होती हैं, अप डाउन्स होती हैं। हो सकता है एक दिन उनका मूड बड़ा अच्छा हो, बड़ा खुशगवार हो, और दूसरे दिन उनको मूड के हवाले से थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाए। इसमें वाइफ या ख़वातीन और मेल भी अपने मूड मिजाज पे काम करके एक तो इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर अंदाज में लेके चल सकते हैं, और अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हस्बैंड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपनी वाइफ के मूड को बिल्कुल ही मैनेज करें। हाँ, उनमें वो मदद ज़रूर कर सकते हैं, वो सपोर्ट ज़रूर कर सकते हैं, और दूसरे एंड पे वाइफ की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सफोकेटेड करें, बहुत ज़्यादा क्लोज रखें, या उन पर बहुत ज़्यादा नज़र रखना शुरू कर दें कि वो किस टाइम पे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये डिफ़िकल्टी मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएंगी, इससे मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाएंगी।
टाइम आउट दें, वो रबर बैंड की तरह होते हैं मेल्स, उनकी साइकोलॉजी इस तरह से होती है, वो थोड़ा सा पीछे हटेंगे, जैसे हालात बेहतर होंगे तो वापस आ जाएंगे, कंपैटिबिलिटी ज़्यादा अच्छे तरीके से। यहाँ पर मुझे परवीन शाकिर का वो शेर बड़ा याद आता है कि वो कहती थी कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। ये वो उसी रेजिलियंस और वो उसी इलास्टिसिटी की बात हो रही है कि वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। बड़ा मौके का शेर है जो मुझे याद भी आ गया और मैंने आपको सुनाया। और साथ में मेल के हवाले से ये बनता है कि अगर वो फीमेल यानी कि वाइफ के अगर मूड को बहुत ज़्यादा अप डाउन ऊपर नीचे देखते हैं तो एक तो वो इन चीज़ों के हवाले से देख सकते हैं कि कोई उनको डिफ़िकल्टी नहीं है, डिफ़िकल्टी तो नहीं है, अगर कोई डिफ़िकल्टी नहीं है तो फिर वो उनको थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, फिर वो उनसे कह सकते हैं कि अच्छा अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मेरे साथ शेयर करें, तो वाइफ यूजुअली शेयर करके चीज़ें अच्छा फील करती है और मूड बेहतर हो जाता है। फिर वो इस चीज़ की हो सकता है कि शॉपिंग की कमी ना हो गई है। अच्छा, मूड के हवाले से थोड़ा सा अपोजिट है कि अगर हम ख़राब मूड के साथ शॉपिंग करते हैं या ऐसी चीज़ों की तरफ करते हैं तो फिर मूड ज़्यादा ख़राब होने की तरफ जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, ख़वातीन को अगर आप शॉपिंग का कह भी देते हैं ना, एक इन्विटेशन देते हैं शॉपिंग का, तो मूड फिर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। वो शॉपिंग का इन्विटेशन एक डोपामिन रश जो है वो डेवलप कर देता है ख़वातीन के अंदर। लेकिन साइंस कहती है कि अगर बहुत ज़्यादा डोपामिन अगर शॉपिंग की वजह से रश होता है तो फिर एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि मूड अच्छा करने के लिए हमेशा शॉपिंग ही करना पड़ेगा। तो इसकी तरफ नहीं जाना। हाँ, लेकिन ये कि मेरा कहने का मतलब ये है कि बैलेंस वे में किसी भी चीज़ को लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। और यहाँ पर बात हो रही है कुछ सजेशंस की या कुछ डिफ़िकल्टीज़ की, तो मैं जाफ़र साहब अपने नाजरीन को भी बताना चाहूँगी कि अगर वो कोई डिफ़िकल्टीज़ रखते हैं या वो कोई किसी डिफ़िकल्टी के बारे में हमसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने कमेंट्स में अपने सवालात जो है वो हमें भेज सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके क्वेश्चंस को ज़रूर शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि साइंटिफिक जवाब आप तक पहुँचाया जाए ताकि आप उससे एक आपको मदद जो है वो फराहम की जा सके। अगला पॉइंट जो है वो क्या है? अच्छा, जो फिफ्थ पॉइंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि वो एक स्कोरिंग पॉइंट है, नंबर देने के या ग्रेडिंग करने के हवाले से, पॉइंट्स देने के हवाले से है। ठीक है। अब मेल और फीमेल में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के हवाले से डिफरेंस इसमें ये होता है कि मेल को ये लगता है कि अगर वो कोई बड़ा सा काम करेंगे, जैसे वो अपनी वाइफ के लिए कोई बड़ा सा गिफ्ट लेके आते हैं और वो गिफ्ट दे देते हैं तो उन्हें लगता है कि इस पर उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगी और तकरीबन कोई हफ्ते तक खुश रहेंगी और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स इससे जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अच्छा, होता है इसके अपोजिट है। जो फीमेल की साइकोलॉजी है वो एक बहुत बड़े गिफ्ट से या महीने के बाद कोई एक गिफ्ट लेने से खुश नहीं होती। जो मेल होते हैं वो हमेशा क्वालिटी के लिहाज से और अमाउंट के लिहाज से देखते हैं कि बड़ा सा गिफ्ट हो और एक ही बार दे दें। जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी और फ्रीक्वेंसी के लिहाज से देखते हैं, यानी कि छोटे छोटे गिफ्ट हैं तो वो बार बार उनको देते रहने चाहिए। अगर वो तकरीबन वीक में 2-3 गिफ्टें रिसीव करती हैं या हस्बैंड उनको चाहे वो चॉकलेट देते हैं, कुछ फ्लावर दे देते हैं, कुछ और छोटा मोटा गिफ्ट दे देते हैं और वो फ्रीक्वेंटली उनको गिफ्ट देते रहते हैं तो ये उनको ज़्यादा अच्छा या बेहतर लगता है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि आपने अपने पूरे महीने की सेविंग पे एक ही गिफ्ट देके और फिर सारा महीना डिफ़िकल्टी फेस करने से बेहतर है कि आप उसके कोई 5-6 ऐसे गिफ्ट्स खरीदें जो आप एक वीक के बाद एक वीक में 2 ऐसे डिफरेंट इवेंट्स पे बार बार गिफ्ट देते रहें। ठीक है, यानी जैसे कि ताकि खून में शॉपिंग की सच में कमी ना हो। बिल्कुल, वो एक लेवल मेंटेन रहे। और फिर इस तरह से जैसे एक ही दिन में तारीफ कर देना वीक में तो हस्बैंड को लगता है कि वो मैंने काफ़ी अप्रेज कर दिया था। ऐसा नहीं होता। चाहे आप 1-2-3 सेंटेंस बोलें, डेली बेसिस पे बोलें, एक हफ्ते या वीकेंड पे बहुत ज़्यादा टाइम देने की बजाय अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम देते हैं, मतलब फ्रिक्वेंसी को फीमेल ज़्यादा लाइक करती हैं कि वो हर रोज़ वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, तारीफ़ करना, कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे देना, क्वालिटी टाइम दे देना, इस चीज़ को ज़्यादा लाइक करती हैं। और मेल की थोड़ी सी साइकोलॉजी इसमें डिफरेंट होती है। उन्हें लगता है कि वो एक बल्क में अगर चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे, जैसे वो महीने का राशन लेके आते हैं तो उन्हें लगता है कि एक महीने की सारी तारीफ आज ही कर देंगे या एक वीक ही कर देंगे तो चीज़ें बेहतर। इस तरह से ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये वो बेसिक डिफरेंसेस हैं जो यूजुअली रिसर्चेस रिपोर्ट करती हैं, जो
हम लोगों ने मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर इन 5 डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करें, सोल्यूशन के थ्रू अगर सॉल्व करें, तो फिर मेरे ख्याल में मैरिटल लाइफ या अपोजिट जेंडर को समझने के हवाले से इमोशंस के लिहाज से अच्छी कंपैटिबिलिटी, हारमोनी बन सकती है और ज़िंदगी बेहतर आसान हो सकती है। बिल्कुल। और यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करने से पहले आपको ये भी बताना चाहूँगी कि शादी कहीं भी हो, किसी से भी हो, हम ऐसे स्किल्स सीख सकते हैं। जैसे कि अमूमन ऐसा होता है कि शादी जिस वक्त होती है तो समटाइम ये भी लग रहा होता है कि कोई कंपैटिबिलिटी नहीं है। बाज़ औक़ात एजुकेशन का काफ़ी डिफरेंस होता है, बाज़ औक़ात वो किसी और फील्ड से होती हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ में शादी हो जाती है या किसी दूसरे मुल्क में शादी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद अच्छी कंपैटिबिलिटी जो है वो स्किल्स सीख कर पैदा की जा सकती है। ये एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी स्पाउसल रिलेशनशिप में हम अच्छी हमांगी जो है वो पैदा कर सकते हैं, और ये एक सीखने का अमल है। अगर आप इसको सीख लेते हैं और आप इसे एक्ट आउट करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो अप्लाई ना की जा सके। इसी पैगाम के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी कि आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को इंश्योर करें, ऐसे स्किल्स सीखें जो आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। ना सिर्फ उन स्किल्स को सीखें बल्कि उनको अप्लाई भी करें। और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो या कुछ इस हवाले से जानना चाह रहे हो तो क्वेश्चंस के ज़रिए हमें लिख के भेज दीजिए। अगर आप अपना नाम नहीं डिस्क्लोज़ करना चाह रहे तो आप हमें इनबॉक्स में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। हम आपके प्रॉब्लम को इस पैनल पे ज़रूर डिस्कस करेंगे। इसी पैगाम के साथ कि खुश रहें और खुश रखें, खुश रहने दें। इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।